Hello everyone, this is Pradeep Verma, the Commerce Guru. I welcome you all on your favorite YouTube channel. Today I am back with another video from Class 12 Business Studies, and today's topic will be techniques of scientific management, and under that we will discuss standardization and simplification and mental revolution as a technique given by F.W. Taylor. So before starting today's video, as always, I would like to request you all, if you have visited for the first time on this channel, then please go and hit the subscribe button and press the bell icon so that you will get the latest notification for my upcoming videos from various topics of accountancy and business studies of class 12. So let's start today's video. सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर अपने, आज का पहला टेक्निक होगा हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। सो आज हम अपने इस वीडियो में जितने भी टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं उन सभी टेक्निक्स का हम वन बाय वन मीनिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, एंड एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स भी समझेंगे इन सभी टेक्निक्स का, सो दैट कि जो केस स्टडीज़ हमारे एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आप उसको ईजिली समझ सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। देखिए, कुछ वर्ड्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है जो कि आपके लिए की पॉइंट्स हो सकते हैं, समझने के लिए भी और एक्सप्लेन करने के लिए भी, तो आप उस पर थोड़ा ध्यान देंगे अच्छे से। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं उन सब के लिए स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ये जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। इट इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट। द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन लिटरली मीन्स कंफर्मिंग टू प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स in term of size, design, weight, quality, etc. एक्चुअली स्टैंडर्डाइजेशन की मीनिंग बहुत टफ नहीं है, बट रियल लाइफ में स्टैंडर्डाइजेशन करना एक्चुअली इज अ टफ टास्क, है ना। लाइक आप देखते हो कि आपको किसी एग्जाम के लिए टीचर्स 3 आवर्स का टाइम देते हैं, लाइक को बोर्ड एग्जाम ही देता है कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा लिखने के लिए। तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है एक्चुअली सेट करना कि किसी एग्जाम के लिए कितना टाइम सफिशिएंट होगा, है ना। कभी कभार बहुत ज़्यादा लगता है वो टाइम, कभी कभार लगता है कि वो सफिशिएंट ही नहीं था, तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन करना एक मुश्किल काम है, बट दैट इज़ क्वाइट अ नेसेसरी थिंग, जिससे कि आपका हर एक एक्टिविटी बेहतर तरीके से हो सके। तो लिखा है, द टर्म स्टैंडर्डाइजेशन लिटरली मीन्स कंफर्मिंग टू प्री डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स इन टर्म्स ऑफ साइज। तो साइज का जैसे स्टैंडर्डाइजेशन हो सकता है, डिज़ाइन, देन वेट, क्वालिटी, एट्सेट्रा। ठीक है, तो इन सभी का हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं सो दैट कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट साबित हो सके। स्टैंडर्डाइजेशन इज वेरी वाइटल फॉर एप्लीकेशन ऑफ द टेक्निक ऑफ टाइम स्टडी सो दैट ऑल वर्कर्स पोसेसेस स्टैंडर्ड टूल्स एंड मटेरियल्स लाइक द सेम ब्रशेस, पेंट्स, एट्सेट्रा। तो कह रहे स्टैंडर्डाइजेशन हमारे जो टेक्निक एक है टाइम स्टडी, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपको, तो उस टाइम स्टडी के लिए बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, जिससे कि सारे वर्कर्स, उनको स्टैंडर्ड टूल्स मिल पाते हैं, ठीक है, और साथ साथ स्टैंडर्ड मटेरियल्स मिलते हैं, जैसे कि सबको स्टैंडर्ड ब्रश, पेंट्स एक जैसे ही मिलना, एंड वर्क अंडर सेम वर्किंग कंडीशन, और साथ साथ एक जैसे ही वर्किंग कंडीशन में वर्क भी करना। द स्टैंडर्ड्स सर्व एज द बेंचमार्क एंड मस्ट बी adhered टू ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं वो एक बेंचमार्क बन जाते हैं, जिसको कि हम फॉलो करें अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में, सो दैट कि जैसा स्टैंडर्ड बनाया वैसे स्टैंडर्ड्स पे वो काम पूरा भी हो सके। अब आप सोचिए कि आपने किसी को टास्क दिया कि यू हैव टू प्रोड्यूस 10 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एंड उसकी क्वालिटी ऐसी होगी, उसका वेट ऐसा होगा, आपने बहुत कुछ स्टैंडर्ड दे दिए, लेकिन आपने उसको उस लायक ना टूल्स दिए ना ही मटेरियल्स दिए, तो क्या होगा? आप स्टैंडर्ड तो फिक्स कर दोगे, लेकिन यू कैन नॉट सपोज दैट कि वो आपका वर्कर जो है वो भी अचीव कर लेगा, क्योंकि आपने उसको स्टैंडर्डाइज मटेरियल्स एंड टूल्स ही नहीं दिए। सो जब आप प्रोडक्शन प्रोसेस करें तो आपको स्टैंडर्डाइज किए हुए मटेरियल्स, टूल्स, ये सब चीज़ भी अवेलेबल करवाने चाहिए, इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, to reduce a given line of product to fixed type, sizes and characteristics। तो डेफिनेटली किसी हम प्रोडक्ट के टाइप्स को, साइज को और कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। देन टू इंट्रोड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स सच दैट दे आर इजीली इंटरचेंजेबल विथ वन अनदर, एंड देन टू एंश्योर
क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो वैसे भी हम क्वालिटी के ऊपर ऑलवेज फोकस करते हैं, तो क्वालिटी का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑलवेज अचीव हो सके। एंड द लास्ट वन, टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। तो ना सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स बल्कि फिजिकल रिसोर्स जो होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, हमारे मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उनके लिए भी एक स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश करना। ये सारा ऑब्जेक्टिव्स है हमारे प्रोसेस या एक टेक्निक स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर। नाउ द नेक्स्ट वन, सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए मीनिंग क्या है इसकी। इट रेफर्स टू द टेक्निक विच इज यूज्ड टू पुट एन एंड टू अननेसेसरी टाइप, क्वालिटीज, साइजेज, वेट एटसेट्रा ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें जो किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो उसके वेरियस टाइप्स हो सकते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, बाय मीन्स वेट होता है, साइज होता है, तो ये सब अलग अलग होता है। लेकिन कुछ कुछ अननेसेसरी भी होते हैं, तो उसका भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो दैट इज सिंपली वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड टाइम एज वेल एज मनी। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि ऐसे अननेसेसरी टाइप का प्रोडक्ट, ऐसे अननेसेसरी साइज का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना हम बंद कर दें। ठीक है, तो इसलिए सिंप्लीफिकेशन किया जाता है ताकि अननेसेसरी जो हमारे प्रोडक्ट के टाइप्स हैं, साइज है, वेट है, क्वालिटी है, उसको हम हटा सके। तो इसके लिए एग्जांपल है इसमें, आप देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, इट इज ऑल राइट फॉर अ शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू मैन्युफैक्चर शू ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 एज ऑन साइजेस। आप सभी जानते हो हम सभी के लिए एक शू नंबर होता ही है। लाइक मुझे 9 नंबर शू आता है, आपको हो सकता है 8 नंबर आता होगा, किसी को 10 नंबर आता होगा। लेकिन जब हम शू लेते हैं तो हम उससे 10 नंबर का साइज बोलते हैं तो हमारे में बड़ा होता है, 9 नंबर बोलते हैं तो छोटा भी होने लगता है। तो हमें लगता है कि 9 और 10 के बीच में भी कोई साइज होता तो हमारे लिए परफेक्ट होता है ना। तो अगर सोचो आप कि 9 साइज के कस्टमर बहुत मिलेंगे, 10 के भी बहुत मिलेंगे, लेकिन 9 और 10 के बीच में जो साइज होगा उसके कस्टमर बहुत रेयर मिलेंगे। तो उसके लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शूज़ अलग तरीके से बनाएगी तो कंपनी को उसके लिए नए तरीके से मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए अलग तरह का सारा टूल्स लगाना पड़ेगा। सो कंपनी के लिए अननेसेसरी बर्डन हो जाएगा, कॉस्ट भी इंक्रीज होगा। तो उसी को हमें नहीं करना, यही है अननेसेसरी चीज़ों को एंड करना। तो लिखा है कि मैन्युफैक्चर जो करते हैं शूज़ 4, 5, 6, 7, 8 एंड एज ऑन साइजेज, बट इफ इट इज स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग शूज़ ऑफ 4.5, 4.75, 8.25, 9.5 एटसेट्रा, इट विल बी सिंपली रॉन्ग। तो वही बोला गया है कि अगर 4, 5, 6, 7, 8 तो ठीक है, इस साइज के प्रोडक्ट्स जनरली बिक जाते हैं शूज़ के, उसके यूजर्स भी बहुत सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर कंपनी 4.5 स्केल पर बनाए, 4.75 या 8.25 या ऐसे ही किसी और ऑड साइज को लेकर बनाए, तो कंपनी के लिए वो प्रोडक्ट बनाना तो हो जाएगा बट उसको सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो कहीं से भी ठीक नहीं है। There is no justification in the difference of such sizes. In such a situation, different types of machines shall have to be installed. तो आपको अगर मान लेते हैं 7 और 8 के बीच में 7.75 का एक साइज का शूज बनाना है, तो उसके लिए आपको अलग टाइप की मशीन चाहिए होगी। मोर स्टॉक shall have to be maintained, तो उसके लिए अलग स्टॉक भी आपको करना पड़ेगा। एंड इंक्रीज द लेबर कॉस्ट, अब उस पर कोई वर्क करेगा तो लेबर कॉस्ट भी आपका बढ़ेगा। shall have to be borne. Therefore, it is advisable to मैन्युफैक्चर शूज ओनली ऑफ द प्रॉपर साइजेस। तो इसीलिए एडवाइस यही होगा सबके लिए कि आप स्टैंडर्ड जो होता है, नॉर्मल प्रॉपर साइज होता है, उसी तरह का आप शूज मैन्युफैक्चर करें। इन अदर वर्ड्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज द आंसर, यानी कि आप अननेसेसरी टाइप्स के या साइज के या क्वांटिटी के शूज ना बनाएं। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिंप्लीफिकेशन? The first one, effecting economy in the use of machine. तो डेफिनेटली अगर हम अननेसेसरी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग को रोकेंगे तो इससे हमारे मशीन का यूज़ सही तरीके से हो पाएगा। Then bringing down the labor cost with the help of a specialization by restricting only to a few products. Then affecting economy in the staff. अब भाई आपको हर एक साइज के हिसाब से अलग अलग शूज़ बनाने होंगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग नए नए वर्कर्स और चाहिए होंगे, तो स्टाफ बढ़ेगा। और अगर अननेसेसरी साइज को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपका जो स्टाफ का पेमेंट अमाउंट है वो भी आपका बच जाएगा, तो इकोनॉमी हो जाएगा उसमें। तो ये था हमारा 2 टेक्निक। नाउ थर्ड वन, दैट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। देखिए अब इसमें क्या लिखा है। टेलर सेड दैट जनरली इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन
वर्कर्स फील दैट मैनेजमेंट एक्सप्लॉइट्स देम। तो ये बहुत कॉमन सी बात है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली जो वर्कर्स होते हैं उनको यही लगता है कि मैनेजमेंट उनका क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। ओवरबर्डन्स देम विद एक्सेस वर्क एंड पेज देम लेस। ज़्यादा वर्क देकर उनको ओवरबर्डन कर रहा है और बदले में कम पैसे दे रहा है, ऐसा वर्कर्स को फील होता है। ऑन द अदर हैंड मैनेजमेंट फील्स दैट नाउ इट्स द टर्न ऑफ मैनेजमेंट साइड, कि अब वो आपके लिए क्या फील करते हैं। तो दैट फील्स दैट वर्कर्स ऑलवेज ग्रम्बल, दे फॉलो गो स्लो पॉलिसी, डैमेज द इक्विपमेंट एंड वर्क केयरलेसली। तो वो ऐसा मानते हैं कि हमेशा तो वर्कर डिससेटिस्फाई रहेंगे, ठीक है, रहते ही हैं, और वो हमेशा धीरे काम करते हैं, ऐसी पॉलिसी वो लेकर चलते हैं, या फिर केयरलेसली वर्क करते हैं और आपके डैमेजेस कर देते हैं आपके इक्विपमेंट्स को। तो ये दोनों के अपने अपने थिंकिंग है जो कि क्लैश की सिचुएशन ला देते हैं। बोथ द ग्रुप सस्पेक्ट ईच अदर इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये तो हो गई एक प्रॉब्लम, और आप सभी जानते हो मैनेजरियल प्रॉब्लम के लिए ही हेनरी फेयोल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को दिए हैं। तो ये उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया टेलर ने एक टेक्निक के नाम से, जिसका नाम हमने पढ़ा अभी मेंटल रिवॉल्यूशन। तो लिखा है कि इन द टेक्निक ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन टेलर स्ट्रेस दैट देयर इज नीड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ बोथ द ग्रुप्स ड्रास्टिकली। सिर्फ किसी एक को एटीट्यूड नहीं बदलना है, थिंकिंग नहीं बदलना है, दोनों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो आइए देखते हैं आगे क्या बोला इन्होंने। As per Taylor, a revolution in mindset of both the employees and the workers is required. तो दोनों के ही माइंड में, दैट इज वर्कर और एम्प्लॉयज साइड एज वेल एज मैनेजमेंट साइड, दोनों के तरफ जो माइंडसेट है एक दूसरे के को लेकर के वो बदलने की जरूरत है, उनमें रिवोल्यूशन लाने की जरूरत है। बिकॉज इट विल प्रमोट फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड विल बी बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज। तो सीधी सी बात है, अगर एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से कोऑपरेशन तो कभी होगा नहीं। तो इसीलिए अगर दोनों के एटीट्यूड पॉजिटिव एक दूसरे की तरफ हो जाएंगे तो उससे कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप होगी, और जो दोनों ही पार्टीज के लिए बेहतरीन होगा, बेनिफिशियल होगा। अकॉर्डिंग टू टेलर, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, बोथ द पार्टीज शुड मेक एफर्ट्स फॉर इंक्रीज द प्रॉफिट। तो इसके अलावा आप क्या करें कि आप जो है सबसे पहले तो प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर झगड़ा ही ना करें, क्योंकि भाई मैनेजमेंट कहता है हम कम से कम सैलरी या वेजेस देंगे और वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो वो जो झगड़ा करते हैं वैसा आप बिल्कुल ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करें, सच अ सिचुएशन विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एज सच a high increase in profit that will make any discussion or conflict of division of profit meaningless। तो अगर आप एक दूसरे के प्रति जो है कोऑपरेशन की फीलिंग लाते हैं और दोनों एक दूसरे से प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर ना झगड़कर बल्कि कोशिश करते हो कि इंक्रीज करे कैसे प्रॉफिट को, तो ऐसे सिचुएशन में क्या रिजल्ट आएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और एज अ रिजल्ट ये जो प्रॉफिट के डिस्कशन को लेकर जो कन्फ्लिक्ट्स होता है, डिस्कशन होता है, वो एकदम से मीनिंगलेस हो जाएगा। तो आप अपने आप एक दोनों में कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप हो जाएगी, एंड दैट इज नोन एज मेंटल रिवॉल्यूशन। नाउ लेट अस डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट वन, चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर। और जो बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों अगर एक दूसरे के खिलाफ वर्क करेंगे यानी कन्फ्लिक्ट्स होगा तो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पूरे कभी नहीं हो पाएंगे। देन कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट and ruling out feeling of suspicion from the minds of workers and management to adopt systematic thinking। तो ये थे हमारे आज के कुछ टेक्निक्स जिनको कि हमने वन बाय वन डिस्कस किया विद मीनिंग एज वेल एज ऑब्जेक्टिव्स। और सबसे जरूरी था ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो आपके केस स्टडीज़ को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फीडबैक्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें मेरे इस चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग, टेक केयर, बाय बाय।